डाकिया आया, डाकिया आया। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम शंकर। आप देख रहे हैं मनी 9। मनी 9 पर बजट की कवरेज शुरू हो चुकी है। बजट से पहले बजट की कवरेज में देश भर से लोग, अलग अलग वर्ग के लोग लिख रहे हैं वित्त मंत्री को अपने अरमानों की चिट्ठियां। इन चिट्ठियों में लिख रहे हैं वो अपनी उम्मीदें इस बजट से। वो बता रहे हैं वित्त मंत्री को कि इस बजट से उनके क्या अरमान हैं। इस क्रम में पहली चिट्ठी लिखी है बिहार के रोशन कुमार ने। क्या है इस दिहाड़ी मजदूर की बजट से उम्मीदें, आप भी सुनिए। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज देखते हैं किसका खत आया है। प्यारी निर्मला दीदी, नमस्ते। हम रोशन कुमार हूँ। जिला दरभंगा, बिहार में गांव है हमारा। दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ। दिल्ली के आसपास जहाँ बिल्डिंग बन रही होती है वहाँ काम करता हूँ। आजकल ठेकेदार ने मयूर विहार में एक बिल्डिंग का काम पकड़ रखा है। मैं आज सुबह घर से दिन की रोटी रुमाल में बांधकर काम पर आया था। साइट पर आकर पता चला कि सरकार ने काम रोक दिया है। पॉल्यूशन का कुछ चक्कर बताते हैं। अब जब तक रोक नहीं खुलेगी न काम मिलेगा न पैसा। अब खोड़ा की लेबर मार्केट में आकर बैठ गया हूँ। कुछ काम मिल जाए शायद। मेरी घरवाली सीमा घरों में बर्तन साफ करने और झाड़ू पोछा करने का काम करती है। कह रही थी दिहाड़ी से गैस भरा लेना, छोटा सिलेंडर है। दीदी, आज तो दिहाड़ी नहीं मिली, तो यहीं बिल्डिंग के पास अखबार बिछाकर बैठा हूँ। पढ़ लेता हूँ, लिख नहीं पाता हूँ। मोहित मेरी चिट्ठी लिख रहा है। दीदी, कोरोना के बाद से मेरी ज़िंदगी में परेशानियाँ कम नहीं हो रहीं। महामारी ने मेरा बूढ़ा बाप छीन लिया। इलाज में सारी बचत ले ली और लॉकडाउन में जमे जमाए काम बंद हो गए। पिछले साल दिल्ली लौटने के बाद ऐसा लग रहा था कि सब फिर से वैसे ही शुरू कर रहा हूँ जैसे 2004 में पहली बार दिल्ली आने पर किया था। हम रोज़ कमाने खर्च करने वाले लोग हैं। 2 दिन कमाई टूटे तो टिफ़िन में दाल या सब्जी एक ही चीज़ आने लगती है। दीदी, हम मेहनत से नहीं डरते, बस काम मिलता रहे। ठेकेदार के एक दोस्त ने बताया था कि आपने ई श्रम नाम का पोर्टल हम जैसों के लिए ही बनाया है। इसमें कुछ काम कमाई का जरिया बन सकता है। मैंने भी इंटरनेट वाले के हाथ जाकर 100 रुपये देकर अपना और सीमा का रजिस्ट्रेशन करवा दिया था, लेकिन साल भर हो गया, कुछ पता नहीं चला। दीदी, आप तो सरकार हो, पूरे देश का इतना बड़ा बजट बनाती हो, आपसे कुछ नहीं छिपा है। मेरे जैसे बहुतों ने सरकारी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। इस बार आप बजट में कुछ अस्थायी काम की व्यवस्था करवा दो। कई बार तो लगता है नरेगा जैसा ही कुछ शहर में आ जाए। दीदी, यकीन मानो, बस कमाई होती रहे तो बाकी चीज़ें तो खींच तान कर चली जाती हैं। दीदी, हमारी प्यारी बिटिया है राधा, 5 साल की है। दीदी, हम नहीं चाहते कि वो भी सीमा की तरह घरों में सफाई करे। दीदी, हमें भी हक है अच्छी ज़िंदगी जीने का। दीदी, आपको मेरे अरमानों की दुहाई, बजट में कुछ कीजिए ना। आपका रोशन। तो जी, रोशन कुमार को बस इतना चाहिए कि काम की व्यवस्था इस बजट से होती रहे। वो मेहनत से नहीं डरते, काम मिलता रहे तो खींच तान के बाकी चीजें तो वो चला लेंगे। अगली चिट्ठी लिख भेजी है एम्स के बाहर बैठकर लुधियाना में रहने वाले जयप्रकाश ने। जब वो एम्स में इलाज कराने पहुंचे तो उनकी भावनाएं फूट गईं इस चिट्ठी में। क्या लिखा उन्होंने वित्त मंत्री को एक मरीज की हैसियत से अपनी चिट्ठी में, आप भी सुनिए। वित्त मंत्री के नाम अपने अरमान लोग खतों में लिखकर भेज रहे हैं। देखते हैं आज किसकी चिट्ठी आई है।
वित्त मंत्री जी, सत श्री अकाल। मेरा नाम जयप्रकाश है। पंजाब के लुधियाना का रहने वाला हूँ। कोविड के इलाज के दौरान मुझे पता चला कि फेफड़ों का कैंसर हुआ है। डॉक्टर ने 3rd स्टेज बताई है। बड़ी बेटी दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल ले गई थी। वहाँ इलाज के लिए लाखों का खर्चा बता दिया है और इतनी मेरी हैसियत नहीं है। मैंने लुधियाना में 40 साल तक एक स्टील की फैक्ट्री में काम किया। 4 साल पहले ही रिटायर हुआ हूँ। पीएफ वाली 2,500 रुपये महीने की पेंशन मिलती है मुझे। 3 बेटियां थीं, तीनों की शादी कर दी और अब सरकारी अस्पताल में इलाज मेरी आखिरी उम्मीद है। एम्स में पिछले 2 दिन से पर्चा नहीं लग पा रहा है। कुछ ही लोगों का यहाँ हर रोज़ नंबर लग पाता है। गाज़ियाबाद से सुबह चलते हैं और फिर भी नंबर नहीं आ पाता। लगता है शायद किस्मत ही रूठी है मुझसे। खैर, मैं कौन सा अकेला हूँ, यहाँ मेरे जैसे सैकड़ों हैं। आज भी सुबह सुबह आ गया हूँ और 3 नंबर गेट के पास पेड़ के नीचे बैठा हूँ। बेटी शिखा आज फिर लाइन में लगी है। इन दिनों मानो उसके हौसले और मेरी गिरती सेहत के बीच जंग चल रही है। बजट आने वाला है, सोचा यहाँ बैठकर आपको अपने अरमानों की चिट्ठी लिख दूँ। वित्त मंत्री जी, मैं जानना चाहता हूँ, जीवन भर ईमानदारी से टैक्स देकर भी आज मैं इतना मजबूर क्यों हूँ? मेरी क्या गलती है? बुढ़ापे में जब शरीर साथ छोड़ रहा है तो मेरे टैक्स से बने अस्पताल मेरे ही काम क्यों नहीं आ रहे हैं? देश की राजधानी दिल्ली में बुनियादी सेवाओं का ये हाल होगा, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं था। हम तो छोटे कस्बों को ही रोकते थे। आयुष्मान योजना मेरे जैसों के लिए नहीं है, और होती भी तो इतनी बड़ी बीमारी में क्या कर लेती। वित्त मंत्री जी, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार के इतने भारी भरकम बजट भी हम कमज़ोरों को कायदे के अस्पताल में इलाज क्यों नहीं दे पाते। मुझे याद है कि हर ज़िले में बड़ा सरकारी अस्पताल खुलने की घोषणाओं पर मैंने भी ताली पीटी है, लेकिन मरीज़ तो दोहरी मौत मरता है, बीमारी की भी और महंगे इलाज की भी। 75 साल हो गए आज़ादी के। अमृत महोत्सव जैसा कुछ हो रहा है, लेकिन सरकारी अस्पतालों की बीमारी दूर नहीं होती। ज़मीन पर यह घोषणाएं कहीं नहीं दिखती। आप ही बताओ, क्या जांच, दवा, इलाज हमारा अधिकार नहीं? आप तो सरकार हो, क्या आप प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी नहीं रोक सकती? कमज़ोरों को अच्छा इलाज मुहैया कराना तो सरकार की बुनियादी जिम्मेदारी है ना वित्त मंत्री जी? कोविड की महामारी में मेरे कई अपने चले गए। किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाई तो किसी को अस्पताल में बिस्तर। मेरा भी दम टूटने लगा है। मैं भी शायद ऐसे ही चला जाऊंगा। पता नहीं आप तक जब ये चिट्ठी पहुंचेगी तब तक मैं इस दुनिया में रहूंगा या नहीं। लेकिन वित्त मंत्री जी, आप उन गरीब गुरबों की ज़रूर सोचना जो निजी अस्पतालों में इलाज नहीं करा सकते। बीमारी जिन्हें बीमार भी कर देती है और गरीब भी। आपका अपना जयप्रकाश। गरीब तो दोहरी मौत मरता है, एक बीमारी की, दूसरे महंगे इलाज की। जयप्रकाश अकेले नहीं है, देश के लाखों करोड़ों गरीब ऐसी ही बीमारी से जूझ रहे हैं और दोहरी मौत मर रहे हैं। बजट से जयप्रकाश की तरह हैं लाखों लोगों के अरमान। अगली चिट्ठी इस क्रम में है एक किसान की। किसान दुखी है। इस साल उसने लंपी बीमारी देखी अपने जानवरों में। इस साल उसने बेमौसम बारिश देखी। बहुत सारे अरमान उसने लिख भेजे वित्त मंत्री को एक चिट्ठी में। आप भी सुनिए बुलंदशहर के परविंदर देशवाल की ये चिट्ठी। नमस्कार। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठियों में देखते हैं आज चिट्ठी किसकी है। आज की चिट्ठी है परविंदर देशवाल की। बुलंदशहर जिले से है, किसान है ये। आज चिट्ठी किसान की है। निर्मला बहन, राम राम। मैं परविंदर देशवाल हूं। बुलंदशहर जिले के बाद गांव का किसान हूं मैं अपने खेत की मेड़ पर बैठकर सुनीता से चिट्ठी लिखवा रहा हूं। सुनीता मेरी बिटिया है, 10वीं में पढ़ती है। निर्मला बहन, आज मन बहुत भारी है। लंपी बीमारी ने मुझसे मेरी गाय छीन ली।
पूरे परिवार की लाडली थी गाय श्यामा। शाम को इसी मेड़ पर बैठकर मेरे साथ घर जाने का इंतजार करती थी। बहुत इलाज कराया लेकिन बच नहीं पाई। आप ही बताओ वित्त मंत्री जी, मेरे जैसे छोटे किसानों के दुख खत्म क्यों नहीं होते? इस साल बाजार में धान की अच्छी कीमत मिलने की उम्मीद बंधी तो पानी बरस गया। मेरे सारे अरमान बह गए। इस चिट्ठी के साथ तुमको अपने खेत में हुए नुकसान की फोटो भेज रहा हूं। पानी में डूबा ये धान किसी मंडी में नहीं बिका। हो सकता है तुम्हारे अधिकारी तुमको बताते हों कि किसानों को फसलों के अच्छे दाम मिल रहे हैं, दूध महंगा हो रहा है, किसान बहुत खुश है। लेकिन बहन सच मानो, सच तो अदम गोडवी ही कहते थे। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। खैर, अभी मेरे खेत में गेहूं की बुआई बस पूरी हुई है। बाजार में इस साल भी खाद की किल्लत है। तुम लाखों करोड़ों की सब्सिडी की दुहाई देती हो और मैं अब भी कीमत से ज्यादा पैसा देकर खाद खरीदता हूं। क्या इतनी बड़ी सरकार इस कालाबाजारी को नहीं रोक सकती? दवा महंगी, खाद महंगी, डीजल महंगा, लेकिन फिर खेत तैयार कर रहा हूं। खून पसीना एक करने के बाद भी हाथ में पैसा आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। निर्मला बहन, अगर आप ये चिट्ठी पढ़ रही होगी तो सोच रही होगी कि फसल बीमा के बारे में शायद मुझे पता नहीं है। पता है बहन, लेकिन नुकसान के बाद कागजों से फाइल का पेट भरना आसान नहीं है। कागज पर लिखे नियम किसान के नुकसान को समझ ही नहीं पाते। चलो, बीमा तो अभी जल्दी आया, अभी की बात है। किसान क्रेडिट कार्ड तो सालों से चल रहे हैं। आज भी मेरे जैसे किसान केसीसी पलटवाने के लिए पैसा भी देते और बैंक कर्मचारियों की फटकार भी सुनते हैं। बड़ी बेइज्जती होती है बैंक जाकर। किसान सम्मान निधि तो बहुत ज्यादा कभी थी ही नहीं। अब महंगाई की आंच में तो ये गर्म तवे पर पानी का छींटा है। निर्मला बहन, क्या आपका बजट हमारी खेती की लागत को कुछ कम नहीं कर सकता? क्या महंगाई के हिसाब से हमारी फसलों की कीमत नहीं बढ़ सकती? बहन, यकीन मानो, उम्मीद उसी से होती है जो कुछ कर सकता है। मेरी बिटिया सुनीता भी कह रही है, निर्मला बहन जरूर कुछ करेंगी। ना उम्मीद ना करना सरकार, तुम्हें मेरे अरमानों की दुआएं। तुम्हारा भाई परविंदर देशवाल। किसान के बाद सुनिए आप एक चिट्ठी हाउसवाइफ की। वो भी तो हर महीने बजट बनाती है अपने किचन का। उसके क्या अरमान हैं, उसने क्या झेला बीते एक साल में, क्या उम्मीदें हैं उसको वित्त मंत्री से। सुनिए इस चिट्ठी में रचना की बात, जो अंबाला से। वित्त मंत्री के नाम अरमानों की चिट्ठी में आज मेरे पास है एक गृहिणी की चिट्ठी। आइए सुनाते हैं आपको क्या लिख रही हैं ये। निर्मला दीदी नमस्ते, मेरा नाम रचना है, अंबाला की रहने वाली हूँ। बीते बरस मैं जब अपने एक रिश्तेदार के यहाँ थी तब टीवी में आपको बोलते देखा था। बहुत अच्छा लगा मुझे। आज तक याद है आपने बजट में हम महिलाओं के लिए अच्छी अच्छी बातें कही थी। मेरे यहाँ तो अब टीवी का रिचार्ज जल्दी नहीं हो पाता। पति और बच्चे मोबाइल पर ही रहते हैं। निर्मला दीदी, आप तो हमारी बात अच्छे से समझ सकती हो, इसलिए मैं आपको ये चिट्ठी लिख रही हूँ। मेरा मोहित अब स्कूल जाता है, लिख लेता है। उसने ही पेंसिल से ये चिट्ठी लिखी है मेरी तरफ से। दीदी, मेरे पति प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं। मोहित और गरिमा दोनों स्कूल जाते हैं। परिवार में पति और बच्चों के अलावा सास भी हैं, हमारे साथ रहती हैं। दीदी, आप भले मेरी तरह केवल चूल्हा चौका नहीं देखती, लेकिन मुझे पता है हमारी कोई समस्या आपसे छुपी नहीं है। दूध वाले ने पिछले 1 साल में 3 बार दाम बढ़ा दिए। बोल रहा था चोकर और चारा महंगा है। राशन का बिल भी दीदी हर महीने 200 से 400 रुपए बढ़ जाता है। कभी सरसों का तेल महंगा तो कभी मसाले,
कभी पेस्ट साबुन मंजन के पैसे बढ़ जाते हैं तो कभी किसी और चीज़ के। दीदी सच मानो, इतने साल में आटे की महंगाई तो पहली बार पता चल रही है। पता नहीं बाजार में कौन सी आग लग गई है। सिलेंडर भी 1000 रुपये से ज़्यादा का हो गया। दीदी पहले सिलेंडर आने के बाद हमारे खाते में कुछ पैसे आते थे, अब वो बंद हो गए। एजेंसी पे पता किया तो बता रहा था सरकार ने बंद कर दिए हैं। हमने कहा हमारी दीदी ऐसा नहीं कर सकती। दीदी बजट में बताना कि उसको क्या जवाब दूं। मैंने पति से भी कहा है वो मोबाइल पर आपका भाषण सुनेंगे। दीदी इनसे छिपाकर कुछ पैसे बच जाते थे। अब खर्चा पूरा नहीं पड़ रहा। पहले मम्मी जी की दवा भी महीने में 900 की आती थी, अब 1250 रुपये लग जाते हैं। महीने का खर्च बढ़ाने पर रोज़ घर में चिक होती है। ये कहते हैं जब तनख्वाह नहीं बढ़ रही है तो पैसे कहाँ से बढ़ाऊं। हम भी इनकी मजबूरी समझते हैं दीदी, लेकिन दीदी अब आप ही बताओ हम भी क्या करें। कौन सा खर्चा बंद करते हैं। अब क्या भरपेट खाना भी ना खाएं। दवा कौन मन से खाता है, वो भी मजबूरी है। दीदी अब की बार बजट बनाना तो कुछ ऐसा करना आप कि या तो इनकी कमाई बढ़ जाए या हमारा खर्च कम हो जाए। हम तो कम पढ़े लिखे हैं दीदी, लेकिन आप तो बहुत जानती हो। दीदी बस थोड़ी मदद कर दो, हम काम चला लेंगे। निराश मत करना दीदी। आपकी रचना। रचना के बाद मिली आप सौमित्र से। सौमित्र ने जब ये चिट्ठी लिखी तो वो ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, काफी दुखी थे। दुखी इसलिए थे क्योंकि उनका टिकट कंफर्म नहीं हुआ। सौमित्र के और भी बहुत सारे अरमान हैं एक रेल यात्री की हैसियत से। रेल बजट तो अब नहीं आता, लेकिन हाँ, आम बजट से ही रेल बजट के बारे में पता जरूर चलता है। तो आप भी सुनिए सौमित्र के या एक रेल यात्री के इस बजट से क्या अरमान है। वित्त मंत्री के नाम चिट्ठियों की खेप में आज किसकी चिट्ठी आई है, आइए देखते हैं। निर्मला मैम नमस्ते। मेरा नाम सौमित्र है। मैं पश्चिम बंगाल के कोलकाता का रहने वाला हूँ। दिल्ली की एक पब्लिशिंग कंपनी में नौकरी करता हूँ। मैंने अभी पूर्वा एक्सप्रेस की जनरल बोगी की सीढ़ियों पर बैठकर अपना सफ़र शुरू किया है। स्लीपर में मेरी रिजर्वेशन कंफर्म नहीं हुई और एजेंट 635 रुपये वाली सीट को कंफर्म कराने के 1500 रुपये मांग रहा है। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। खैर कोई बात नहीं, मैं अकेला नहीं हूँ। देश की 3 पीढ़ियाँ गुजर गईं, रेल यात्रियों की फूटी किस्मत नहीं सुधरी। बजट का मौसम है और मेरा सफ़र लंबा है। मन में आया कि आपको एक चिट्ठी लिख भेजूं। कहीं पढ़ा था कि आपने बजट के लिए सुझाव मांगे हैं। ट्रेन की रफ्तार के बीच मेरे विचार झटके खा रहे हैं। निर्मला मैम, मैं बीते 15 सालों से ट्रेन में सफ़र कर रहा हूँ। कभी ये नहीं समझ पाया कि इतने बदलावों के बाद भी टिकटों की ये कालाबाजारी ख़त्म क्यों नहीं होती। एक के बाद एक रेल बजट आते गए, बजटों का आकार बढ़ता गया, लेकिन मेरे जैसे जनरल बोगी में सफ़र करने वाले मुसाफिर के दिन नहीं बहुरे। अधिकांश स्टेशन और ट्रेनें अभी भी सफाई से महरूम हैं। टिकट के लिए मारामारी कम नहीं होती। स्टेशन पर मिलने वाली चाय और खाना जितना महंगा है उतना ही ख़राब भी। रेलवे की छोटी बहन यानी लोकल EMU भी उसी हाल में है। महंगी ट्रेनों में चलने वाले ज़रूर आपको ट्वीट करते होंगे, बधाई भेजते होंगे, खाने पीने के फ़ोटो लगाते होंगे। हम तो अब भी घर में बता नहीं पाते कि जनरल बोगी में क्या भुगत कर आए हैं। वित्त मंत्री जी, साफ ट्रेनों में चलना, समय से पहुंचना, अच्छी सुविधाओं के तो हम भी हकदार हैं। अब तो रेल बजट खत्म हो गया है। आम बजट से रेलवे के बारे में पता चलता है। निर्मला मैम, मेरे बेटे ने YouTube पर विदेशी ट्रेनों के वीडियोस देखे। कह रहा था कि पापा क्या आपकी भी ट्रेन ऐसी ही है। आप बजट में ये ज़रूर बताइएगा कि मैं उसे क्या जवाब दूं। उम्मीद है मेरे बेटे के अरमानों की गाड़ी पटरी पर दौड़ेगी। आपका सौमित्र।